डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 4। इसमें हम देखेंगे कि एंजाइम एक्टिविटी, काइनेटिक्स और क्या इफेक्ट होता है डिफरेंट फैक्टर्स का, क्योंकि कई फैक्टर से अफेक्ट होता है एंजाइम का एक्शन, जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि पीएच। हम इनके विषय में पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये किस तरह महत्वपूर्ण है और क्या इसका रोल होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स एंड हाउ डू दे अफेक्ट द काइनेटिक्स एंड द रिएक्टिविटी, or rather the activity of an enzyme, which is a catalyst, a biocatalyst acting within a living system. So first and foremost that we should know is that these biocatalysts are affected by several factors. So what is enzyme kinetics? Since you're all familiar with kinetics, mechanisms, rate of the reactions. So similarly, enzyme kinetics is the study of the reaction rate and how the rates are affected by changes in experimental conditions of enzyme catalyzed reactions. Now you know that as far as kinetics is concerned, we can govern or change or control the factors affecting the kinetics. But when we are talking about enzyme kinetics, in that case, it becomes rather tricky. तो ये रेट जो है एंजाइम्स का, क्योंकि बायो कैटलिस्ट होते हैं, तो किस तरह इस पे असर होता है। असर होगा तो ऑटोमेटिकली पूरा मेटाबॉलिज्म जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो अफेक्ट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल सेटबैक्स तो ओवरकम हो जाते हैं बाय मैनिपुलेशंस। तो क्या यही मैनिपुलेशंस हम यूज कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी? यस, बायो मॉडलिंग, उसी के लिए तो हम ये पढ़ रहे हैं। इनको ऑब्जर्व करके ही कि किस तरह ये फैक्टर्स का असर होता है, वी कैन टेक सेवरल स्टेप्स टुवर्ड्स डिजाइनिंग very safe and effective drugs or compounds acting as medicines, which can interfere with various processes in our bodies which have been affected by bacteria or microorganisms. In other words, जब हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई बाहर का लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वेड करता है, तो नेचुरली वो उसके जनरल आम पाथवे में एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी एक साइकिल होती है, उसके अंदर अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलते हैं और वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से इंटरफियर करते हैं। इस इंटरफियरेंस को हम कैसे हटा सकते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल को हम कैसे डिसरप्ट कर सकते हैं, ये एंजाइम एक्टिविटी और काइनेटिक्स से हमें बखूबी अंदाजा आ जाता है। सो लेट्स सी दीज several factors. First of all, the concentration of enzyme. Secondly, substrates and products. Thirdly, modifiers like inhibitors, activators, cofactors. Fourthly, environmental conditions like temperature and pH. तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, हमारी आपकी सबकी बॉडी सिस्टम्स में, और इसके अलावा उन इन्वेडर्स में भी या उन अटैकर्स में भी जो हम पे हमला कर रहे हैं बाहर से, जो डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो जो डिजीज कॉजिंग है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसकी साइकिल को कैसे डिसरप्ट करके उसको खत्म किया जाए,
जिससे हमारे शरीर से जो है वो बीमारी खत्म हो। मोर ओवर, अगर बॉडी के अंदर कोई एंजाइमेटिक पाथवे जो है, कोई एंजाइम जो है उसकी गड़बड़ी हो गई है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए। Enzyme activity and kinetics, the effect of temperature. So let's see the effect of temperature. As we know that in most reactions, as temperature is increased, the rate of the reaction also gradually increases. ऐसा क्यों है? बट नेचुरल है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, स्पीड उनकी बढ़ेगी रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ज़्यादा फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होने की वजह से उनमें से काफ़ी कुछ जो है वो इतनी एनर्जी एक्वायर कर लेंगे जिससे कि पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने। इसी तरह हमारे एंजाइम्स में भी होगा, वो भी तो मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स इनसे बने हुए। प्रोटीन्स इन टर्न विच आर अमीनो एसिड्स, पॉलीमर्स। लेकिन ये नहीं है कि ये सिलसिला लगातार यूं ही रहे। As you can see, this is a plot of the rate of the reaction versus the temperature, and we can see here that gradually there is an increase in the rate of the reaction of this enzyme, this biocatalyst. इसकी efficiency जो है बढ़ रही है, लेकिन ये एक certain level तक है। इस लेवल पे पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि ये डाउनवर्ड फिर जाती है। डाउनवर्ड मतलब डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग एक्टिविटी, और यहाँ ये इस तरह स्लोप एंड हो जाता है। देखिए क्या बताता है ये इसके बारे में। अगर ये जो आप देख रहे हैं इसकी पीक यहाँ से वेल नीचे ड्रॉप करें एक परपेंडिकुलर, तो ये वो है रेट जो इसका मैक्सिमम रेट है। ये एक सर्टेन टेम्परेचर पे होता है। इस टेम्परेचर को इसका कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसमें इसका रेट भी ऑप्टिमल होता है। इसके पीछे जो है यहाँ भी कम, और इससे पहले भी कम, और इसके बाद में भी कम। तो दिस इज द ऑप्टिमल रेट. So as we can see that the rate of an enzyme catalyzed reaction increases as temperature is raised. 10 degrees centigrade rise in temperature increases the activity of most enzymes. And most animal enzymes rapidly become, as we can see, denatured. प्रकृति में ही फर्क आ जाता है ना। क्यों आता होगा? क्योंकि भाई ये बायो कैटलिस्ट है, फंक्शनल ग्रुप्स उसमें लगे हुए हैं, फंक्शनल ग्रुप्स के नेचर में फर्क आ जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा, एंजाइम जो है उसके नेचर, उसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। ग्रुप्स में फर्क आ जाएगा तो एंजाइम भी इस तरह से कोलैप्स ही होने लगेगी। उसका भी स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि स्ट्रक्चर में फर्क पड़ेगा एंजाइम के, तो फंक्शनल ग्रुप में फर्क पड़ेगा। किसके अबव? इस सर्टेन टेम्परेचर के अबव। तो ज़्यादातर एंजाइम्स के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो लगभग बॉडी टेम्परेचर के आसपास 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जहाँ वो स्टेबल होती है एंजाइम। उसके बाद अगर हम देखते हैं टेम्परेचर बढ़ा तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो घटती चली जाती है, और हम कहते हैं फिर एंजाइम जो है डीनेचर, मतलब प्रकृति अब वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही इसके टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप पे असर पड़ता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप से तो हमारी एंजाइम बनी है, फंक्शनल ग्रुप्स यानी कि दीज मॉलिक्यूल्स, तो उसके नेचर में, प्रकृति में ही फर्क पड़ जाएगा। एंड इट विल नो लॉन्गर, इट विल सीज टू एक्ट एज एन एंजाइम, क्योंकि उसका नॉर्मल शेप और ऑब्वियसली उसके फंक्शन ये खत्म हो जाएंगे, और लगातार इसकी जो है रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the activity of enzyme and its kinetics, that is this decrease as we can see.
So activity of the enzyme, and gradually we will observe the kinetics also as we go further along this lecture. तो इसकी एक्टिविटी जो है डीनेचर हो गई है हमारी एंजाइम, क्योंकि रिलेटेड ही हैं ये एस्पेक्ट्स एक्टिविटी काइनेटिक्स। अब हम अगर देखें इसमें पीएच का इफेक्ट, उसी तरह जैसे इसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होता है एंजाइम का बॉडी टेम्परेचर के लगभग, ऐसे इसका पीएच भी होता है जहां इसकी एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम होती है। इससे ज़्यादा या कम पीएच होने में वो एक्टिविटी घट जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि अमीनो एसिड्स की बनी है एंजाइम, प्रोटीन्स है अमीनो एसिड्स की बनी है, और जो उसकी हमने देखा एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो वीक एसिड या वीक बेस, क्योंकि अमीनो और COH दोनों अमीनो एसिड में दोनों ग्रुप्स लगे होते हैं, तो उसमें चेंज आएगा जब पीएच का फर्क होगा। तो इसके अलावा जो हमारे इसमें स्ट्रक्चर्स हैं जिनका डाइजेशन हो रहा है, जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रही है, वो भी आयनिक है। तो इन दोनों के इंटरेक्शन से ही तो ये आगे डाइजेशन प्रक्रिया होती है, जैसे इससे पहले हमने थोड़ा देखा था कार्बोक्सीपेप्टिडेज और काइमोट्रिप्सिन का। तो ऑब्वियसली है कि पीएच पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कैटालिसिस ही इसी बेसिस पर निर्भर है। आयनिक बॉन्डिंग, चाहे वो आयनिक हो, वीक आयनिक बॉन्डिंग हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, एंड एसिड बेस मैकेनिज्म, ये सब कोवैलेंट कैटालिसिस हो, ये सब साइड बाय साइड चलते हैं, क्योंकि जो इससे पहले के लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी बहुत सारे जो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है क्या? एक्सेप्टेंस एंड डोनेशन ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर देख चुके हैं हम, जिसका कैटालिसिस में महत्वपूर्ण रोल है। तो इसीलिए जो सेरीन प्रोटीएज है, इसमें किस तरह हमने देखा कि ये एनायनिक फॉर्म में आती है प्रोटॉन डोनेट करके हिस्टिडीन को। तो पीएच अगर हाई या लो होगा तो ये प्रोटॉन देना या प्रोटॉन लेना, एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर भी तो अफेक्ट होगा। Therefore, enzymes are affected by changes in pH. The optimum pH is, as we know, the most favorable pH, जहां ये सबसे ज्यादा एक्टिव होगी हमारी एंजाइम। तो इस यहाँ से देखा जाए तो पेप्सिन, दिस वर्क्स इन हाईली एसिडिक कंडीशंस। Why? This is present in the stomach. Okay, now this enzyme, this is present in the stomach, and the stomach pH is about 1.5. So therefore, the functioning of this enzyme, pepsin, which is a digestive enzyme of the stomach, it is most active under acidic conditions. On the other hand, trypsin, which is the enzyme in the small intestine, this works best at a pH of about 7 to 8. That means this is an alkaline pH. So see the difference in the case of the stomach, where this enzyme is working under acidic condition, and trypsin, where the enzyme is working under alkaline condition. तो इसी तरह अलग एंजाइम्स जो हैं वो अलग पीएच पे वर्क करती हैं। अब ये किस तरह संभव है? एक इस तरह छोटे से ग्राफिकल मेथड इससे बताया है। देखिए, जैसे पीएच मान लीजिए लगभग 7 हुआ, तो 7 में क्या होगा? अब ये है एंजाइम, एंजाइम की कौन सी साइट है? ये एक्टिव साइट वो साइट है। अमीनो एसिड्स तो जहां प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स तो कंस्टिट्यूट द होल एंजाइम, लेकिन उस तरफ के अमीनो एसिड की खास विशेषता है क्योंकि वो सर्टेन बॉन्ड से सबस्ट्रेट को
उस वाली साइट पे अपनी तरफ बांधेंगे। चलिए, यहाँ का ये शेप इस तरह है कि उसमें सबस्ट्रेट, फॉर एग्जांपल दिस इज सबस्ट्रेट सच कि जो इस पार्ट पे डाइजेस्ट होना है, ठीक है, यहाँ पे इसका डाइजेशन होना है इस पार्ट पे। तो ये साइट तो इसकी आइडियल है, एक्टिव साइट है, वहां पे ये सिंक होने लग गया, कोशिश कर रहा है वहां पे उधर की तरफ अप्रोच करेगा। अब अप्रोच करेगा तो अप्रोच करके उसको उस पोजीशन में स्मूथली होल्ड होना है, तभी तो आगे फर्दर इसमें रिएक्शंस होंगे, कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ नए बनेंगे, जिसको हम कहते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया है एंजाइम और सबस्ट्रेट के द्वारा। या डाइजेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर ये एंजाइम है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रही है, तो ये प्रोटीन का डाइजेशन हो गया है, बीच के बॉन्ड्स इसमें टूट गए हैं। अब सवाल ये है कि ये सही खांचा तो यहाँ पे है, डिपेंडिंग अपॉन लाइक वी स्टडीड अर्लियर, इसकी हाइपोथेसिस, द लॉक एंड की और द इंड्यूस्ड फिट, कि इस तरह ये इसमें आ रही है, फिर इंड्यूस्ड फिट में तो कन्फर्मेशन थोड़ा चेंज होता है जिससे अच्छी तरह इसमें फिट हो जाए। पर देखना ये है इसमें कि पीएच जो है, क्या वो ऐसा है जिसमें ये सबस्ट्रेट, ये भूला भटका, ये अपनी सही जगह पे पहुंचा है कि नहीं सबस्ट्रेट। सो लेट अस सी, बिकॉज मे बी द साइज इज सच बट द बॉन्ड्स आर नॉट सच दैट इट इज हेल्ड हियर इन प्लेस। जब ये होल्ड होगा उस जगह में by some ionic interactions, तभी तो इसके ऊपर फर्दर रिएक्शन होगा, ट्रांजिशन स्टेट इसका स्टेबलाइज होगा। So the groups which this allow these sort of ionic interactions, अब ये तो हमारे एंजाइम्स में लगे हुए हैं। क्या लगे हैं देखें हम एंजाइम्स में, ये वाली एक्टिव साइट में लगा है, अमीनो एसिड का बना है, तो देखिए राइट सी बात है, एक तरफ ये क्या है, CO नेगेटिव, यहाँ है NH2 जो NH3 में चेंज, CO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, इस तरह सबस्ट्रेट है, बिकॉज COH का H पॉजिटिव यहाँ, तो ये NH3 में चेंज हो गया और ये CO नेगेटिव में। अब ऐसे ही सबस्ट्रेट में भी COH NH2, H positive towards this basic NH2, so this becomes NH3। अब आप देख रहे हैं सबस्ट्रेट में भी यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या है, पॉजिटिव। एक्टिव साइट में इस तरह इसकी तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्ट होगा, so that this negative site will attract this negative site of what, of the enzyme. This positive site of the enzyme will attract this negative end. As a result of this, as a consequence of this, there will be electrostatic attractions allowing ionic bonding. Now, because of this, what will happen? Because इस तरह से इसमें मैकेनिज्म हो रहा है इस एक्टिव साइट पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दिस विल फैसिलिटेट, क्योंकि इसका मतलब इस साइट पे ये सबस्ट्रेट अच्छी तरह बैठ गया है, फिर फर्दर इसमें आगे रिएक्शन होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ एक्टिव साइट पे क्या प्रेजेंट है इस सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करने के लिए। पर ये स्थिति यहाँ बनने लग गई है क्योंकि ये इस तरह के आयनिक इंटरेक्शन हो गए, तो ये सबस्ट्रेट अपने सही जगह पे पहुंचा है, तो आयनिक इंटरेक्शंस इसमें होंगे। अब ये इस तरह से क्यों हो रहा है, क्योंकि पीएच का असर तो हमने इससे पहले देखा है ना, हमने रिएक्शंस पढ़े हैं इससे पहले, काइमोट्रिप्सिन वाले एसिडिक बेस। तो अब यहाँ पे ये इधर पे तो क्या है, ये पीएच 7 है, पीएच 7 पीएच में क्या होगा, इफ यू रिमेंबर that since amino acids have these groups, so such transfer will take place and such interactions will occur.
Therefore, the substrate will be helped by this enzyme, and further reaction will be facilitated. In this case, at a pH of around 7 pH में. ठीक है. अब हम देखें अगर pH चेंज होता है तो क्या स्थिति होगी सबस्ट्रेट की और यहाँ एक्टिव साइट की. एक्टिव साइट किसकी? एंजाइम की. pH जब कम है एसिडिक कंडीशन में, उस केस में क्या होगा? क्योंकि अब ये सबस्ट्रेट में भी फॉर एग्जांपल, क्योंकि देखिए सब जगह इस किस्म के पोलर जो है ग्रुप्स प्रेजेंट है. अब सबस्ट्रेट पे जो है जब एसिडिक कंडीशन होगा तो COO जो नेगेटिव इससे पहले हमने देखा था, अब वो CO नेगेटिव क्या करेगा? CO नेगेटिव H पॉजिटिव, एसिडिक है ना कंडीशन, तो किस में चेंज हो गया? COH में. किसमें? सबस्ट्रेट में. NH3 पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि H पॉजिटिव प्रेजेंट है ना मीडियम में. मीडियम एसिडिक है तो H पॉजिटिव, तो NH3 पॉजिटिव पे तो कोई असर नहीं डालेगा, चाहे वो NH3 पॉजिटिव सबस्ट्रेट का हो, चाहे वो NH3 पॉजिटिव हमारी एंजाइम की एक्टिव साइट में हो. लेकिन एंजाइम की एक्टिव साइट का CO नेगेटिव भी अब H पॉजिटिव ले लेगा, ये भी COH में चेंज हो गया. अब आप देख रहे हैं सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट दोनों तरफ ये क्या है? रिपल्सिव फोर्सेस. नाउ NH3. नाउ देयर इज नो लॉन्गर द एबिलिटी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स. सबस्ट्रेट कोशिश कर रहा है, यहाँ गया है सबस्ट्रेट, कहाँ? इधर की तरफ पहुंच गया, लेकिन यहाँ ये बेचारा भूला भटका पहुंचा था. बिकॉज सी दिस इज नॉट द राइट कंडीशन. व्हाई नॉट द राइट कंडीशन? Because unlike the previous one where we saw that there were ionic bonding, so it was the correct sort of an alignment. On the other hand, here there are repulsive forces. कोई बॉन्डिंग तो हो नहीं पाएगी, तो ये खट से बाहर निकल आएगा. यहाँ पे इसका डाइजेशन आगे, क्योंकि जब ये वाली स्थिति पहले ये स्टेबलाइज होगी तभी तो आगे फर्दर इसमें रिएक्शन होगा. सो देयर इज नो लॉन्गर द एबिलिटी. सो एट दिस pH दिस एंजाइम विल नॉट वर्क. तो देखिए निर्भर करता है ना, कुछ एंजाइम्स में अब इस तरह के ग्रुप्स लगे होंगे कि वो वर्क करेंगी यहाँ पे. लेकिन जहां तक, क्योंकि हम एक ही का उदाहरण लेके तो बार बार देख सकते हैं ना, तो जहाँ ये हाईलाइट करने के लिए कि क्योंकि उसमें लगे हुए ग्रुप्स किस तरह एसिडिक और बेसिक कंडीशन से इन्फ्लुएंस होते हैं. तो अब यहाँ ये रिपल्सिव टाइप होगा, ये सबस्ट्रेट बाहर को निकल आएगा. यहाँ आप इसका जो है अस्तित्व खतरे में है. ओके, नो रिएक्शन फर्दर. सो दिस इज रीच्ड द रॉन्ग एंजाइम. दिस इज नॉट द करेक्ट साइट फॉर इट टू बी एक्टेड अपॉन, क्योंकि यहाँ ये इस तरह से इसके ऊपर जो है प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा. तो एंजाइम वोंट वर्क अंडर दीज कंडीशंस. दैट इज एसिडिक. नाउ लेट अस सी द थर्ड टाइप. When pH is higher than 7, that is alkaline condition. अब alkaline में क्या होगा? alkaline मतलब OH नेगेटिव प्रेजेंट है तो CO नेगेटिव पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन NH3 जो हमारा था पॉजिटिव वो OH के साथ H पॉजिटिव निकल आएगा, H2O बना लेगा, तो यहाँ रह गया NH2. किसमें? ये सबस्ट्रेट के केस में. सिमिलरली ये एक्टिव साइट में भी होगा. CO नेगेटिव पे तो OH नेगेटिव का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन NH2 के, ये NH3 था यहाँ अर्लियर, ये उसमें से एक H पॉजिटिव निकल आएगा OH के साथ, OH नेगेटिव के साथ, और ये NH2 में चेंज हो गया. अब आप अगेन यू कैन सी सबस्ट्रेट में भी इधर ये नेगेटिव एंड, एक्टिव साइट में भी नेगेटिव एंड, नेगेटिव. ओके, रिपल्शन. Now, there are no electrostatic forces of attraction which can bind the substrate to the active site. ये अब इसमें नहीं है. So, once again, the enzyme won't work. वो ही एक एंजाइम है, वो ही एक सबस्ट्रेट है जो शुरू से, तभी तो हम कंपेयर करेंगे कि जब हम एक ही टाइप का लेना, तो एक कंडीशन में हमने देखा enzyme will act upon it. That was the neutral pH of 7 because of these ionic interactions between the two. On the other hand, जब ये चेंज हुआ, एसिडिक हुआ, तब भी कंडीशन सूटेबल नहीं है, कोई आयनिक इंटरेक्शन नहीं है, रिपल्शन ही है. बल्कि ये देखिए
एंजाइम में और एक्टिव साइट के बीच में, और यही हाल इसमें अल्कलाइन कंडीशन में। तो इसका मतलब कि पीएच का बहुत गहरा ताल्लुक है एंजाइम की एक्टिविटी के साथ। नाउ एट एक्सट्रीम पीएच इज व्हाट हैपेंस। जब पीएच एक्सट्रीम होता है, देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आप ये स्ट्रक्चर सब देख चुके हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, टर्शरी स्ट्रक्चर जो आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना, तो क्या होगा, ये बॉन्ड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे जब एक्सट्रीम होगा पीएच। तो in that case this active site will be lost totally। ये उसी तरह है जैसे हाई टेम्परेचर पे डीनेचरिंग हो गई, ऐसी ड्रास्टिक एक्सट्रीम पीएच पे भी ये डीनेचर हो जाएगा, क्योंकि टर्शरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का जो आयनिक बॉन्ड्स है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, इस कारण आयनिक बॉन्ड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं इस वजह से। सो द इफेक्ट ऑफ pH is similar somewhat like that of temperature, कि एंजाइम भी एक ऑप्टिमम pH पे काम करती है। Now coming to the kinetics of this enzyme activity. When we are studying this, we are actually basically taking into consideration the substrate concentration, कि substrate का जो concentration है और जो reaction rate है, वो आपस में उनमें क्या रिलेशन है, कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्शन रेट। ये हम किस तरह से कह रहे हैं, क्योंकि जो हम अदरवाइज रिएक्शंस पढ़ चुके हैं उसमें हम देखते हैं ना कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट के। व्हेन वी डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इट डबल्स द रेट ऑफ द रिएक्शंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज एंजाइमेटिक pathways, we are talking about the reactions जो हम लैब में कंडक्ट करते हैं, जो लैब में रिएक्शंस करते हैं उनमें कि इंक्रीज करें तो कॉन्सेंट्रेशन, तो रेट ऑफ द रिएक्शंस पे भी उसमें इस तरह असर पड़ता है। अब अगर इसी तरह एंजाइम का भी कॉन्सेंट्रेशन उसमें सबस्ट्रेट का बढ़ाया जाए, क्योंकि एंजाइम के ऊपर क्या बैठा है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट इज द वन ऑन विच दैट एंजाइम इज एक्टिंग। तो क्या सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से किस तरह का फर्क पड़ेगा हमारे एंजाइम के काइनेटिक्स में, रेट में, रिएक्शन रेट में? ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से माइकलिस मेंटन ने निकाला। इट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन मॉडल्स ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स, named after German biochemist Leonard Michaelis and Canadian physician Maud Menton. Chemistry again, chemistry और biology, इसका तालमेल देखने के लिए कि एंजाइम्स का क्या फर्क पड़ रहा है इनके रिएक्शन रेट में। It describes the enzymatic reaction by relating the reaction rate with the formation of the product. क्योंकि जब हमारा प्रोडक्ट बनेगा तभी तो, प्रोडक्ट के बनने से ही तो पता लगेगा कि रेट क्या है। अगर इजिली प्रोडक्ट बन जा रहा है, जल्दी बन जा रहा है, तो इसका मतलब रेट अच्छा है। और अगर बहुत समय लगा के बन रहा है तो उस केस में उसका जो है रिएक्शन रेट अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत बन तो रहा है लेकिन बहुत समय लगा के बन रहा है। तो देखें किस तरह से ये मैकेनिज्म हो रहा है, काइनेटिक्स इसकी हो रही है और सबस्ट्रेट का क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि ये रिलेशनशिप जो बता रहा है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और रेट के बीच में, माइकलिस मेंटन इक्वेशन से, ये किस पे आधारित है? क्योंकि जब एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट लाइन होता है, बैठता है, रिएक्शन फर्दर होता है, तो क्या बनेगा? जैसा हमारे रिएक्शंस में बनता है, इवन केमिकल रिएक्शंस वी हैव स्टडीड, what is formed? An enzyme substrate complex is formed. Now enzyme plus substrate, it will form an enzyme substrate complex. अब ये complex जो है
ये टूट करके क्या देता है हमें? प्रोडक्ट। और हम कहते हैं कि अगर मान लीजिए डाइजेशन की प्रक्रिया हो रही है कि वो हो गई, फिर छोटे पार्ट्स में वो चेंज हो गया हमारा सब्सट्रेट, उससे प्रोडक्ट हमारा बन गया है। अब ये भी हो सकता है कि ये एंजाइम सब्सट्रेट, अब देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है, एंजाइम और सब्सट्रेट, ये स्थिति कैसी है? ये रिवर्सिबल है। अब क्या होगा? ये बनाएगा एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है ये वापस कुछ एंजाइम और कुछ सब्सट्रेट में चेंज, और एट द सेम टाइम ये एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स ये प्रोडक्ट में चेंज। अब ये एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, मतलब rate of this forward reaction therefore will be proportional to the concentration of this enzyme, the concentration of this substrate. Removing that proportionality sign, this will be replaced by a constant k +1, क्योंकि आगे है तो +1, ठीक है। अब वहीं अगर ये बैकवर्ड रिएक्शन हो, मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट का बनना इससे बैकवर्ड, वो इन टर्न प्रोपोर्शनल किसके होगा? टू दिस कॉम्प्लेक्स। Removing the proportionality sign, it will be replaced by this constant k -1 for this backward reaction. Now when this enzyme substrate complex is changing into the product, the forward direction, then the rate, in that case the constant is what? K to this +2. It is also called as K cat, कहीं कहीं लिखा होता है एक है K catalysis. अब यहाँ ये जो दिखा रखा है, ये दिखा रखा है किस तरह की एंजाइम सबस्ट्रेट जो है ये इनहिबिट हो रहा है, ये किसी और मॉलिक्यूल से कोई और चीज है जो सबस्ट्रेट की जैसे उसके साथ में मिलके क्या बना ले रहा है? एंजाइम सबस्ट्रेट, और ये इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जो अभी हम बाद में पढ़ेंगे, ये भी रिवर्सिबल है रिएक्शन। ये एंजाइम सबस्ट्रेट बन रहा है, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है ESI इसके साथ, ये तीसरी चीज के साथ, इनहिबिटर के साथ। पर कई बार ऐसा होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। ये इसमें जो है डला हुआ इनहिबिटर, इसका स्ट्रक्चर ये सबस्ट्रेट से इतना मिलता जुलता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स ना बना के उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ तो ये रिएक्ट करके एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्ट करता है और फिर फर्दर इनहिबिटर के साथ बनाता है कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ शेप मिलने के कारण इतना ज्यादा ये इसके साथ ना रिएक्ट करके इसके साथ एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। We will come to this part later on, this lower portion. Now first let us focus on this R Michaelis-Menten equation कैसे बन रहा है। अब हम देखते हैं इसमें कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, फिर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो किस तरह ये हो रहा है। तो supposing there is a steady state this reaction, so rate of formation, as I mentioned earlier, of the enzyme substrate complex will be equal to K1 concentration of enzyme and the substrate. Rate of breakdown, again your backward reaction है पहले mention. Now backward में हम दोनों -K1 is for the backward प्लस K2 ब्रेक डाउन, क्योंकि ES का ये हो रहा है, देखिए ना ये ब्रेक डाउन हो रहा है ES, तो इसमें फॉरवर्ड में तो यही बैकवर्ड में ये दोनों, सो इट इज इक्वल टू -K1 प्लस K2 इंटू एंजाइम सबस्ट्रेट। ये टूट के क्योंकि क्या दे रहा है हमें वापस? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा इसमें और बैकवर्ड भी, क्योंकि पहले फॉरवर्ड से तो ये बन रहा है ना, यहाँ तो खाली ये बनना ही बनना है, तो वो फॉरवर्ड ही रिएक्शन से बनता है, लेकिन जब ये टूटना है तो टूटने में तो ये बन चुका है, बना किससे है? ये वाले से, और बैकवर्ड किससे हो रहा है? ये वाले से। So rate of breakdown of this complex is equal to this. Therefore, we can say equating the two at equilibrium, K1 ES is equal to minus K1 plus K2 into ES. Or we can also say that enzyme, now bringing this into one side, these K terms, enzyme
सबस्ट्रेट अपॉन ES, ये टर्म्स हम एक साइड ले आए, और ये इक्विलिब्रियम, ये जो कांस्टेंट्स है हमारे इसमें रेट कांस्टेंट, इनको एक साइड ले आए. सो E into S upon ES is equal to K minus 1 plus K2 upon K1. Now the total enzyme. What is the total enzyme? The total enzyme is the free enzyme plus that enzyme which is bound to the substrate. क्योंकि देखिए कुछ एंजाइम तो फ्री होगी ना, जिसके ऊपर हमारा सबस्ट्रेट नहीं बैठा होगा, तो वो फ्री एंजाइम है. पर कुछ एक ऐसी होगी एंजाइम जिसके साथ सबस्ट्रेट बंध गया है, तो इन दोनों को मिला के हुआ हमारा टोटल एंजाइम. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन ET minus ES for E, हम इसके लिए सब्स्टिट्यूट कर लें E के लिए. इसमें कैसे? तो हमारा क्या आ गई वैल्यू, देखिए ES इज इक्वल टू ET ये है माइनस ES, क्योंकि हम E के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, रिमेंबर. तो ES will be equal to ET minus ES. ET minus ES क्या है? ET minus ES है जब हम ES को इधर ले गए. हाँ, ये E की वैल्यू है, तो इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया. Therefore, ET minus ES into S, because ES तो यही होता है ना, अपॉन KM. अब ये KM हमारा कहाँ से आया? KM हमने, ये था यहाँ पे, इसको एक पूरा एक कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया, वो है हमारा KM. ठीक है. Therefore, we will say that ES is equal to ET minus ES into S upon KM. Let's move a little further. When we solve this for ES के लिए हम इसको सॉल्व करें, जो इससे पहले हमने ये लिखा है, इसके लिए हम इसको सॉल्व करें. ये पूरा यहाँ पे जो लिखा हुआ ये टर्म है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमको क्या मिलता है? That ES is equal to ET, that is the total enzyme, into S, the substrate concentration, upon KM. ये जो नया हमने K इंट्रोड्यूस करा है, वो सारे केस को मिला के लेते हुए, अपॉन 1 प्लस सबस्ट्रेट अपॉन KM. ये हमने किसको सॉल्व करा है? ये वाले, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लिया. Therefore, we can say that ES is equal to ET into S upon S plus KM. इसको सिंप्लीफाई कर लिया. Now we multiply both the sides by the kinetic constant K3, which is the velocity of the reaction. दोनों साइड को हम एक इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं K3 से. K3 क्या है हमारा? वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन है, उसका काइनेटिक कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं. So we can write it as V is equal to K3 into ES. इधर की साइड को भी K3 से मल्टीप्लाई कर लिया, इधर की साइड को भी K3 से मल्टीप्लाई कर लिया. K3 into ET into S upon S plus KM. दोनों तरफ यही चीज है, बस ये है कि मल्टीप्लाई दोनों साइड को K3 से कर लिया. Now we substitute Vmax for K3 into ET. K3 into ET का जो है K3 into ET. K3 into ET जो काइनेटिक कांस्टेंट है into total enzyme, this is the Vmax. That is the maximum velocity. Vmax ये हमारी वैल्यू है Vmax की. तो हम इसकी जगह K3 और ET जो हमारा यहाँ आया है, इसकी जगह हम लिख लें इसको क्या? Vmax. जब हम इसको Vmax लिख लें तो हमारा क्या आ जाएगा? V is equal to Vmax into, बाकी तो वही रहेगा
क्योंकि हमने इसी को सब्स्टिट्यूट करा है, इस वाले को इनटू S अपॉन S प्लस KM। और ये जो हमारा आया है इसको क्या कहा जाता है, इसको बिकॉज इन्होंने इस तरह निकाला, इन्होंने माइकलिस और मेंटन ने, दिस इज नोन एज द माइकलिस मेंटन इक्वेशन। माइकलिस मेंटन इक्वेशन मतलब v, ये जो v है ये इनिशियल v0 भी लिखा जाता है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v max into the substrate concentration upon the substrate concentration plus Km। अब यहाँ जो v है, ये v जो है इसको v0 भी लिखा जाता है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। v max जो है हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी k3 इंटू ET। और S जो है वो हमारा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है, सबस्ट्रेट जो एंजाइम के ऊपर बैठा है। और ये जो नया हमारा ये कांस्टेंट जो बना ये Km, ये है हमारा माइकलिस कांस्टेंट। Km इज द माइकलिस कांस्टेंट। इफ यू रिकलेक्ट, हमने ये यहाँ इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था ये वाले कांस्टेंट्स को लेते हुए। अब जब इसका ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो वो कुछ इस तरह से आएगा, अभी हम देखेंगे। Km जो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट है ये क्या बताता है, ये बताता है कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट का जब रिएक्शन वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ होती है। तो वो है हमारा कॉन्सेंट्रेशन Km। किसका कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट का। किस समय, जब रिएक्शन वेलोसिटी आधी होती है। साथ में हमें बताता है कि कितनी अच्छी तरह रिएक्शन जो है सबस्ट्रेट किस तरह से बाइंड कर रहा है एक एंजाइम के साथ, क्योंकि Km सबस्ट्रेट है ना, हाफ V max पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, तो कितनी अच्छी तरह वो बाइंड कर रहा है। अगर हम इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए लो हुई तो इसका मतलब बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो अच्छी तरह बाइंड हो रहा है, और हमारा जो है V max वो जल्दी आ जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। क्योंकि देखिए जितनी अच्छी तरह हमने इससे पहले पढ़ा है ना पीएच, और वो उसमें दिखाया था आपको ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह अच्छी तरह वो बाइंड हो जाएगा। तो रिएक्शन एंजाइम के ऊपर जब हमारा सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा तो फटाफट आगे को रिएक्शन चलेगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है इंक्रीज होगा, वी मैक्स जो है हमारा रिएक्शन वेलोसिटी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अच्छी तरह बाइंडिंग हुई है हमारे सबस्ट्रेट की। क्योंकि Km बता रहा है ना किसके बारे में, Km बता रहा है वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, जब वेलोसिटी जो है कितनी है, हाफ ऑफ V max है। और अगर ये Km ये ज्यादा हुआ, यानी कि ज्यादा सबस्ट्रेट है, तब जाके कहीं हमारा रिएक्शन हो रहा है, नहीं तो हो नहीं पा रहा है इजिली। मतलब कि V max तभी हमारी पहुंचेगी जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होगा, क्योंकि Km tells us about the substrate concentration। तो लो Km का मतलब है कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, हाई Km का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन स्लो, क्योंकि बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट की जरूरत हो रही है ना हमारे रिएक्शन को to increase the rate of this reaction. So when this is plotted, see the graph that is obtained is of this nature. Now ये कैसा हमारा है, जो हमारा ग्राफ है आप देख रहे हैं, ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है और ये रिएक्शन रेट है। अब ये देखिए रिएक्शन रेट बढ़ता चला जा रहा है, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम व्हाट हैपन्स, ये रिएक्शन रेट जो है इस तरह है, ऊपर नहीं जा रहा है, अब धीरे धीरे इस तरह कम हो रहा है, प्लेटू टाइप हो रहा है, यानी कि हाइपरबोला हो रहा है। हाइपरबोलिक ग्राफ कहेंगे ना, ये हाइपरबोलिक ग्राफ है और पैराबोलिक हाइपरबोलिक ग्राफ। क्या समझे हम इससे, यही तो समझे कि क्या V max की स्थिति इससे बताई जा सकती है, नो वी कैन नॉट। अब देखिए हाफ V max तो बता सकते हैं, वाई, क्योंकि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ये तो देखिए V max है ना, यहाँ पे ये V max है,
Vmax की स्थिति तो आ ही नहीं रही है इससे, इस ग्राफ से, माइकलिस मेंटन इक्वेशन से जब इसको प्लॉट किया गया। पर इसमें हाफ Vmax को इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये मिल जाता है, ये Km की वैल्यू देखिए, ये Km, व्हाट इज Km? Km is the substrate concentration at half of this maximum velocity, maximum rate of the reaction. This is the maximum rate which we cannot make out from this. इसमें से हम नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों हो रहा है इस तरह से? देखिए ऐसा क्यों है? तो क्योंकि एंजाइम जो है तो एक कैटलिस्ट है ना, कम होंगे उसके मॉलिक्यूल्स। अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, बताओ, अब एक लेवल तक तो देखिए रेट भी बढ़ता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? कितना ही कॉन्सेंट्रेशन ये बढ़ाएं, लेकिन रेट नहीं बढ़ रहा है। अब क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स हैं, दे हैव बीन सैचुरेटेड। एंजाइम इज अ कैटलिस्ट हैविंग दीज एक्टिव साइट्स, इज अ बायोकैटलिस्ट। अब वो साइट्स तो भर गई हैं, तो कितना ही सबस्ट्रेट उसके ऊपर डालते रहें तो वो क्या रेट को इंक्रीज करेगा? वो तो एंजाइम के ऊपर बैठेगा ही नहीं। ऑफ कोर्स we've eaten excess of food, no digestion. Why? No enzyme left where those substrate molecules, the extra proteins, whatever we've had, they can be properly aligned. They can, by ionic bonds, properly be fixed onto those enzymes active sites and be acted upon so as to lead to the formation of the product. In other words, the digestion or the breaking up of those large complex molecules, that is the food that we have taken in, to be digested into smaller parts. Similar sort of a thing, क्योंकि एंजाइम की as a result what will happen? Indigestion. Now similarly यही तो हो रहा है, एंजाइम है, एक्टिव साइट है, लिमिटेड है उसमें स्पेस, एक्टिव साइट में एंजाइम है ना, कैटलिस्ट है, इतनी मात्रा में तो है ही नहीं। अब तो कहाँ से सबस्ट्रेट उसके ऊपर, सबस्ट्रेट जो है उसके ऊपर जब सतह पे आएगा तो साइट्स तो फिल हो गई हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, आफ्टर अ सर्टेन लेवल द रेट वोंट इंक्रीज नो मैटर how much the substrate quantity is. As we can see, concentration is, the rate in fact will give us this sort of a hyperbolic graph. तो माइकलिस मेंटन से हमें इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट पता लग गया, लेकिन अब हमें स्ट्रेट ग्राफ कैसे मिले? इसका स्ट्रेट ग्राफ मिले तभी तो हम इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो निकाल पाए, इससे तो नहीं निकाल पाएंगे इस तरह। So as to obtain the, because जब ये नहीं निकलेगा, अब हमको Km की वैल्यू भी निकालनी है ना properly. So how do we then calculate this value? क्योंकि जब ये सही निकलेगा तभी तो ये भी सही निकलेगा, ये वाली पार्ट तो मिल ही नहीं रही है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या करते हैं कि दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल, जो इससे हमने पहले ये इक्वेशन डिराइव किया है, आई थिंक हैव वी रिटन इट समवेयर? यस वी रिटन इट, आफ्टर दिस आई हैव रिटन इट, द माइकलिस मेंटन इक्वेशन। ये जो हमने लिया है यहाँ पे V0 या V इज इक्वल टू Vmax इंटू S अपॉन S प्लस Km, तो यहाँ से इसको 1 अपॉन V0 यहाँ से भी रेसिप्रोकल कर ले, और ये पूरे को भी 1 अपॉन कर ले, ये पूरी टर्म जो है, दैट इज टेकिंग द डबल रेसिप्रोकल. The equation that we now derive is known as the Lineweaver-Burke plot. तो ये ले लिया, देखिए इधर से भी रेसिप्रोकल V0 था, जो V लिखा था V या V0, 1 अपॉन V0 इनिशियल हमारा जो है वेलोसिटी रिएक्शन की, Km अपॉन Vmax, नहीं तो इससे पहले देखिए Vmax ऊपर था, Km नीचे था, इससे पहले के माइकलिस मेंटन जो हमने इक्वेशन यहाँ लिखा था, इसमें देखिए ये ऊपर था ना Vmax, अब ये नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल, डबल रेसिप्रोकल. सो Km अपॉन Vmax into 1 upon S, earlier this all was the numerator, now this is the denominator, plus 1 upon Vmax. तो उसका हमने किसका ले लिया, जो हमको हमारे पास इक्वेशन था माइकलिस मेंटन, दैट V0 is equal to Vmax into S upon Km plus S,
Taking the reciprocal of that, we get our equation, that is 1 upon V0 into Km plus S. इसको सॉल्व करेंगे तो वही होगा, हाँ, Km upon Vmax into 1 upon S plus 1 upon V. या हम इसको शॉर्ट में ऐसे ब्रीफ में ये भी लिख सकते हैं, 1 upon V0 is equal to Km plus S upon Vmax into S. Vmax into X. Vmax into S is common. This is known as the Lineweaver-Burke plot. मतलब माइकलिस मेंटन का डबल रेसिप्रोकल जो है उसको कहते हैं लाइनवीवर-बर्क प्लॉट. और इससे देयर इज ईज ऑफ डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ Km, क्योंकि हमको क्या मिलता है, एक स्ट्रेट प्लॉट. ये इसको कहते हैं लाइनवीवर-बर्क प्लॉट. अब देखिए यहाँ पे क्या लिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. तो लीनियर इक्वेशन आ गया ना, जिस तरह y इज इक्वल टू ax प्लस बी, वो इक्वेशन आ गया. क्योंकि Km और Vmax जो है वो तो इसमें कांस्टेंट है. Km is a constant when we derived the equation we saw, वो सारे Ks को लेते हुए. Vmax भी हमारी constant value है, maximum velocity for this, for a given enzyme. So the plot, these plots now of 1 upon V0 against 1 upon Vs, this will give us a straight line. 1 upon V0 को हमने plot कर लिया upon 1 upon against 1 upon S, substrate, स्ट्रेट लाइन मिल गई. अब जो इसका इंटरसेप्ट है ये वाई एक्सिस में, वो क्या है, 1 अपॉन वी मैक्स. इसका इंटरसेप्ट इज 1 अपॉन वी मैक्स. दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ द टू. और इसको अगर हम बढ़ाएं, आगे कोई वो करें, तो इसको जो ये यहाँ पे बढ़ाने पे जो इसको इंटरसेक्ट करेगा, दी एक्स एक्सिस, उससे वो क्या होगा, -1 अपॉन Km. और इससे हमें Km की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि स्लोप जो है इसका हमारा, ये स्लोप की वैल्यू जो आ रही है, ये स्लोप क्या है, Km अपॉन वी मैक्स. ये जो हमारा ये स्लोप आ रहा है ना, तो इस स्लोप की वैल्यू है Km अपॉन वी मैक्स in the Lineweaver-Burke plot. So as we can see from here, unlike the Michaelis-Menten equation where we were obtaining a hyperbolic curve, here we obtain a straight line, which makes it easy for us, simple for us to determine the value of Km. इसको नीचे further extrapolate करते हुए. So I think that you must have followed. For today what we did was the effect of these different factors on our enzyme activity and a brief introduction as to the kinetics of the enzyme, as to how it acts. Now the Vmax we can easily accurately determine. Km can also be determined क्योंकि straight line बन रही है. Slope of the resulting line, as I mentioned earlier, Km upon Vmax. Y-intercept 1 upon Vmax, वो Y-intercept तो है 1 upon Vmax. X-intercept वो क्या है, X में -1 upon Km. ये Y -1 upon Km, Y-intercept 1 upon Vmax. So using this Michaelis-Menten equation, Vmax, which otherwise can only be, we can just approximate it sort, जो इससे पहले हमने किया था, लेकिन इससे it can be determined accurately. अब क्यों ये important है, हम क्यों ये ले रहे हैं, क्योंकि इसके next lecture के लिए देखिए इसमें, this is a very useful way to determine different inhibitors, and we will gradually see as to the importance of these inhibitors. ये क्यों important हैं, competitive, uncompetitive, non-competitive, और कैसे इसमें हमारी दवाइयों, हमारी drugs जो डिज़ाइन होती हैं, उनका behavior वो डिसाइड होता है, उनकी एफिकेसी डिसाइड होती है, उनकी कितनी इफेक्टिवनेस है वो डिसाइड होती है. So this is all for today. Thank you. What we studied today was the effect of pH,
the effect of temperature, and the effect of substrate, taking into account the Michaelis-Menten equation, and then a slight variation by taking the double reciprocal curve of the Michaelis-Menten equation, that is the Lineweaver-Burke method for determining accurately the value of Km, which is which is the concentration of the substrate when the value of V is half of V max. So thank you. That's all for today.